जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी। यस, आप सब बेस्ट स्ट्रैटेजी पकड़ते होगे कि हमें कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना चाहिए, 30 दिन में क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और वो भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा आपको कि जैसे रिवीजन कैसे करनी है ना। और अगर आपको बहुत नींद आती है एग्ज़ाम से पहले या फिर मतलब पढ़ते टाइम बहुत नींद आती है तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए भी वीडियो बना चुकी हूँ। सो वो भी देख लेना। रिवीजन की भी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है अगर आपको देखना चाहो। प्लस आपको पता है एग्ज़ाम में बस कुछ ही दिन रह गए हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी की कि एग्ज़ाम हॉल में हम ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं कि आता जाता क्वेश्चन भी हम गलत करके आ जाते हैं और जब आंसर की आती है तो हम कहते हैं शिट, ये तो मुझे आता था और ये मैंने कैसे गलत कर दिया। तो ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने खुद अपनाई है। जैसे आपको पता है यूजीसी नेट जेआरएफ की अगर हम बात करें तो 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल। तो मेरे हमेशा 95 प्लस या 100 क्वेश्चन बिल्कुल सही जाते हैं, इन दोनों के बीच में, या 100 भी गए, बहुत बार सही गए हैं। ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि अब हमें क्या कैसे करना चाहिए। अगर आपने एवरेज पढ़ाई भी की है और उसी को आपने बस थोड़ा बहुत सिलेबस भी पढ़ा है लेकिन आपने रिवीजन अच्छे से किया है तो इस स्ट्रैटेजी आपको बहुत काम आएगी। पहली बात, एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, तो मैं लिखते लाई हूँ सो ताकि कोई और पॉइंट मेरे से मिस ना हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो करेक्ट और इनकरेक्ट ज़रूर से देखना हर क्वेश्चन में। ठीक है। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको हर क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है, ये तीनों चीज़ें आपको देखनी है। कभी कभार क्वेश्चन में ऊपर ही लिखा हुआ होता है कि फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट स्टेटमेंट, और इसमें बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। या लेकिन कभी कभी ऊपर नहीं लिखा होता, नीचे लिखा होता है कि जहाँ पे ऑप्शन लिखे होते हैं ABCD में ऑप्शंस होते हैं और 4 स्टेटमेंट होती है या 3 स्टेटमेंट, और आपको उसमें से बताना होता है। ठीक है। तो कभी वहाँ पे लिखा होता है चूज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो या तो नीचे लिखा होगा क्वेश्चन में या तो ऊपर लिखा होगा, तो आपको दोनों आइडेंटिटी देखना है एक बार। मुश्किल से 10 सेकेंड लगते हैं उसको पढ़ने में और आपको वो पता होना चाहिए। कितनी बार ये सोच के बच्चे गलत करके आ जाते हैं कि अच्छा करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है और हमारा क्वेश्चन मतलब हमारा आंसर गलत हो जाता है। प्लस दूसरी बात, हम देख तो लेते हैं इनकरेक्ट पूछा है लेकिन आंसर फिर भी करेक्ट मार्क करके आ जाते हैं, क्योंकि जब तक हम ऑप्शंस को पढ़ रहे होते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तब तक हम भूल चुके होते हैं कि हम इनकरेक्ट ढूंढ रहे थे या करेक्ट ढूंढ रहे थे। तो अब आपसे एक अच्छी बात यह है OMR पेपर पे होने की कि आपको ऑफलाइन आपके सामने पेपर मिलेगा, राइट। तो पहले ही आप उस पर इनकरेक्ट या करेक्ट पे सर्कल कर लेना या अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, ताकि जब आप आंसर मार्क करने जाओ तो आप करेक्ट वाला ना मार्क करके इनकरेक्ट वाला मार्क करो, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शंस पूछे हैं। तो ये ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि ऑनलाइन होता था तो कंप्यूटर पे हम तो हाईलाइट नहीं कर सकते थे, और कभी कभार मेरे से भी ये गलतियाँ हुई है कि मेरे से वो इनकरेक्ट पूछा है, मैंने इनकरेक्ट देख भी लिया, ऑप्शंस भी पढ़ लिया और मुझे पता भी है कि इनकरेक्ट है, और तब तक मैं भूल गई और जो ऑप्शन मार्क करके आई वो करेक्ट। और हमेशा एग्जामिनर आपको करेक्ट और इनकरेक्ट ऑप्शन दोनों ही देता है। जैसे A भी करेक्ट है और CD इनकरेक्ट है, वो तो दोनों ऑप्शन में आपको मिलेंगे, ताकि आप गलती से भी अगर इनकरेक्ट ना देखो तो आप मार्क करके आ जाते हो। दूसरी बात, ये बात सबको पता होगी पर मैं याद दिला रही हूँ आपको। ठीक है। दूसरी बात, आपको ब्लंट क्वेश्चंस जो होते हैं उसको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से भी मार्क्स फेस्ट हो सकते हैं, तुक्का सही लग सकता है अगर आपने नहीं भी पढ़ा। ब्लंट क्वेश्चन इन द सेंस कि बहुत ही ब्लंट स्टेट में लिखी हुई है, जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ओनली। ठीक है। ऐसी जो स्टेटमेंट होती है, एक्सेप्ट, ठीक है, EXCPT वाला, देन उसमें भी बहुत हाई % चांसेस होते हैं कि वो ऑप्शंस गलत होते हैं, पर उसमें एग्जेम्पशन भी है। एग्जेम्पशन क्या, स्पेशली अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट देख रहे हैं तो जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाला चैप्टर है, यानी कि आपका पॉलिटी, यानी कि जो आपकी लक्ष्मीकांत से पॉलिटी आती है, आर्टिकल्स वगैरह, इन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये वाले जो ऑप्शंस होते हैं, अगर इनमें ओनली भी लिखा हुआ होता है ना तो वो सही होता है। तो अगर जब तक आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो तो आप उसको मतलब गलत मत करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ओनली को लिखा है, ऑलवेज लिखा है तो गलत होगा, पर एक्सेप्शन पॉलिटी के केस में होता है, क्योंकि पॉलिटी में जो आपको चीज़ें लगती है ना कि सही है पर वो सही होती नहीं है।
बात ये है, ठीक है। जैसे कि मान लो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट पास होता है, ठीक है। पूरे के पूरे ओनली लिखा होगा वहाँ पे कि ओनली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो येस दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। और अगर हम अपना ये रीज़न लगाएंगे और अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो गलत हो जाएगा। वैसे बहुत एग्जाम्पल है, पेपर 1 की हायर एजुकेशन की बात कर लो, तो हायर एजुकेशन में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं जो कि सिर्फ ओनली या ऑलवेज लिखा होता है और वो सही होते हैं, ठीक है। सो ये कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन हाँ 80% ऑफ द केसेस में ओनली ऑलवेज जो ब्लंट स्टेटमेंट होती हैं, ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि उसमें ओनली या ऑलवेज लिखा हो। ब्लंट स्टेटमेंट मतलब कि जो आपको लगे कि ये तो बिल्कुल सच्ची नहीं हो सकती, कॉमन सेंस पे लिखी हुई हैं, तो वो गलत होती हैं ज़्यादातर। चाहे आपको उसका बिल्कुल भी आपने कभी पढ़ी भी नहीं है तो आप कॉमन सेंस से उसको लगा सकते हो। और पेपर आजकल कॉमन सेंसिकल ज़्यादा हो गया है, ना कि फैक्चुअल तो आता है चलो आपकी मेमोरी चेक करने के लिए, लेकिन आपको कॉमन सेंस के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, चाहे आपने पढ़े हैं या नहीं। तीसरी बात सॉरी, आपको कभी भी ना डरना नहीं है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा नहीं था, और आपको उसी पे स्टिक नहीं हो जाना। नहीं आता छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ो। जब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दोबारा उन क्वेश्चंस पे आना जब सारा पेपर हो जाए, क्योंकि वो हमारा वैसे भी आपको हमारे लास्ट में फिल करनी है। या आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आपने 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 10-15 क्वेश्चन के लिए आप OMR भर दो, फिर बाकी के 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर OMR भर लो। या तो ऐसे कर लो, या फिर क्वेश्चन पेपर में सारे ऑप्शन टिक करते जाओ और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उस पर गोला लगाते जाओ, ठीक है। और लास्ट में फिर एक बार देख लो और फिर OMR भर लो। जिस पे आप 100% श्योर हो पहले सारे वो भर लो, या तो मैं बोलूँगी लाइन वाइज ही भरो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको सारे आंसर ही भरने हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जब आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता ना और आपने वो छोड़ दोगे तो आप बाकी ना पैटर्न रियलाइज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का आंसर ए और ए था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, छोड़ दिया। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स किया तो आपका आंसर मिला आपको डी या फिर सी, ऐसा करके कुछ मिला। तो आप सेकंड वाला उसका पैटर्न देख सकते हो कि एक ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं। अगर ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं तो आप उसमें जैसे 2 बारी ए है और नीचे 2 बारी सी लिखा हुआ है, तो बीच में किसी का ए बी भी हो सकता है या सी भी हो सकता है, राइट, क्योंकि वो ऑप्शन रिपीट हो रहे हैं। और मतलब आपको एक पैटर्न दिखेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो आपको उसी टाइम रियलाइज हो जाएगा। अभी मैं नहीं समझा पाऊंगी, बट हाँ होता है काफ़ी केसेस में, और आपका जो वो तुक्का जाता है वो सही जाता है। लेकिन बहुत टीचर्स ये भी बोलते हैं कि हाँ आप ऑप्शन सी जो कि फेवरेट ऑप्शन है वो मार्क कर सकते हो या ए मार्क कर सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगी कि कभी भी आप उसी टाइम मार्क मत करना, सारा क्वेश्चन पेपर हो जाए उसके बाद देखना, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा ना, वैसे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन या ऑप्शन आपको किसी और क्वेश्चन में आगे दिख जाता है। ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बार कि जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था और वही सेम क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड कुछ आगे मैच द फॉलोइंग में या क्रोनोलॉजी में दे रखा था, तो हमारा आंसर वहाँ से भी बन जाता है, या कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी दे रखा होता है तो वो हो जाएगा। या तो पैटर्न ड्रॉ कर लेना, और बिल्कुल ही नहीं आता तो तुक्का सी या ए मार के आना। चांसेस हैं कि मैंने जो पैटर्न देखा है PYQ का पिछले, जैसे कि सी ऑप्शन फेवरेट ऑप्शन हुआ करता था, अब ए ऑप्शन फेवरेट ऑप्शन होता है, तो मैंने ए ऑप्शन बहुत देखा था। UGC NET JRF का बता रही हूँ, ठीक है। बाकी ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव की बात रही तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी, वर्ड स्ट्रैटेजी जब बताई थी उसमें भी बता ही दिया था कि ऑल ऑफ द अबव बहुत केसेस में सही होता है, लेकिन आजकल बच्चों को सबको लगता है कि ऑल ऑफ द अबव है तो सही होगा। तो अब वो जो एग्जामिनर है वो भी बहुत चालाक हो गया है ना, और उसने भी ऐसा करने की कोशिश किया कि ऑल ऑफ द अबव आंसर डालता है पर जो आंसर होता है वो ऑल ऑफ द अबव नहीं होता। तो जिसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो ही उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएगा, ठीक है। तो इसके भी चांसेस कम है, लेकिन हाँ आप ऑल ऑफ द अबव मार्क कर सकते हो कि अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो। देन बात करते हैं सेकंड, आपको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 6-7 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सो के जाना, ठीक है। और एग्ज़ाम से 1 घंटा पहला बिल्कुल भी मत पढ़ना, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में जाके आती है आपको नींद आएगी, एग्ज़ाम दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है। या फिर आपको एंजाइटी होने लग जाएगी बहुत सारी, क्योंकि अगर आपको नींद पूरी नहीं होगी तो एंजाइटी होगी। और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत के साथ नहीं होता है। जैसे जो अंडर प्रेशर लोग अच्छा काम कर लेते हैं तो उनको नींद नहीं आती और उनका दिमाग अच्छा चलता है उसमें भी। लेकिन बहुत लोग होते हैं और अप्रॉक्स 80% जिनको नींद इंपॉर्टेंट है उनके दिमाग के लिए एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। तो बी काम, जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको घबराना नहीं है, आपको उस क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना कि यार ये मेरे से कैसे सॉल्व नहीं हो रहा, और अच्छा शिट ये मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं आ रहा। छोड़ दो, उस टाइम याद नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, उस पर एनर्जी वेस्ट मत करो, अदरवाइज बाकी पेपर आपका ख़राब जाएगा, क्योंकि एनर्जी आपकी 1-2 क्वेश्चन पे ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। सारे करने के बाद जो इजी है पहले सारे कर लो, फिर मॉडरेट पे आओ, फिर डिफ़िकल्ट जो बिल्कुल नहीं आते उस पर आप तुक्का मार के आ जाओ।
और हाँ, डीआई जो है लास्ट में करना, ठीक है, क्योंकि मैथ्स करोगे अगर पहले ही तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और लास्ट के जो क्वेश्चन है वो रह जाएंगे। तो मैथ्स हमेशा लास्ट में करो। मैथ्स के डीआई के क्वेश्चन भी जो 5 आते हैं वो भी लास्ट में करना। और अगर बीच में आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन दिख गया, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का या वैसे, उसको भी छोड़ते जाओ और लास्ट में करने के लिए उसको छोड़ दो, उसको बस सर्कल लगा के रख दो। देन कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहले करना है। कॉम्प्रीहेंशन में क्योंकि ना बहुत हमें अच्छे से पढ़ना पड़ता है और जब हम पेपर में जाते हैं तो हमारा फ्रेश दिमाग रहता है उस टाइम पे कि हम कॉम्प्रीहेंशन आराम से सॉल्व कर लें, ठीक है, क्योंकि अभी पेपर शुरू ही हुआ है, अभी हमने कोई और क्वेश्चन देखे नहीं है। तो 10 कॉम्प्रीहेंशन है तो मैं सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन जाके सॉल्व करती हूँ ताकि मेरा दिमाग अभी फ्रेश है तो उसमें कोई गलती नहीं करेगा, ठीक है, आराम से हम सारी लाइन्स पढ़ेंगे और यही जहाँ से आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं, राइट। तो कॉम्प्रीहेंशन पहले करोगे, क्योंकि मैंने एक बारी गलती की थी कि मैथ्स पहले कर लिया था और कॉम्प्रीहेंशन लास्ट में किए थे, तो मैथ्स में बहुत सारा आधा घंटा वेस्ट हो गया क्योंकि बहुत लॉन्ग कैलकुलेशंस आई थी। और कॉम्प्रीहेंशन लास्ट में किए तो लास्ट में कॉम्प्रीहेंशन में पूरा पढ़ ही नहीं पाई, 2-3 कॉम्प्रीहेंशन छूट गए और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मुझे कुछ भी तुक्का लगाना पड़ा। तो ये गलती मत करना, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन आपके 100% श्योर ठीक जाएंगे अगर आप पहले ही उसको अच्छे से पढ़ के ऑप्शन मार्क कर लोगे। और अभी ऑफलाइन पेपर है तो सबसे अच्छी बात आप अंडरलाइन भी कर सकते हो। और कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि पहले आप 5 क्वेश्चन पढ़ लो कि क्या कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करोगे तो क्योंकि क्वेश्चन में आपने जो कीवर्ड हाईलाइट किया हुआ होगा ना, वो आपको कॉम्प्रीहेंशन में बस ढूंढना है बस, तो आपको आराम से आंसर मिल जाएंगे। और ज़्यादातर जो आंसर है वो सीक्वेंस में ही होते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर पहली लाइन में मिल जाएगा, आंसर दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरी लाइन में मिल जाएगा एंड सो ऑन। दूसरी लाइन मतलब दूसरा पैराग्राफ या 2-4 लाइन बाद सीक्वेंस में होता है मोस्ट प्रोबेबली। पर हाँ, कभी कभी अब जानबूझ के टफ बनाने के लिए कभी कभी जो आपके ऑप्शंस हैं वो ऊपर नीचे भी कर देते हैं कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लास्ट पैराग्राफ में भी मिल जाता है कभी कभी। तो ऐसा उसको ध्यान से और उसकी ना जिस्ट पता करने की कोशिश करना, कॉम्प्रिहेंशन कहना क्या चाहता है, उसका मोरल क्या है, ठीक है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, 2-3 आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्रीहेंशन से ही, जिसका आपको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने कॉम्प्रीहेंशन समझ लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। वही कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में देख लो, हिंदी में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में देख लो, आपके ऊपर है, ठीक है। और यही स्ट्रैटेजी, मैं दूसरा पॉइंट भी मेरा यही है, सेम स्ट्रैटेजी गोज फॉर क्वेश्चंस। चाहे आप पेपर 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, चाहे पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा ना कोई क्वेश्चन, एक बार उसका हिंदी ट्रांसलेशन देख लो। हाई चांसेस है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, जो आपको एकदम दिमाग के ऊपर से जा रहा था, वो हिंदी में जाके आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चांसेस होते हैं 80% ऑफ द मेरे टाइम पे ऐसा हुआ है कि वैसे इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, और जैसे ही मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा तो मेरे से सॉल्व हो गया। तो वो देख लेना, स्पेशली कोट्स वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं, तो कोट्स में ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता किसी का कोट या कुछ, ठीक है। और फिर इसके बाद हिंदी वालों के लिए भी, हिंदी मीडियम में अगर हिंदी का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, एक बार इंग्लिश का देख लो, क्या पता समझ आ जाए। और उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, OMR कैसे भरनी है। तो OMR भरने के 2 तरीके होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि उसको अंदर से भरना शुरू करेंगे, जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, अंदर से भरेंगे और बाहर लेकर जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाहर से उसको सर्कल लगाएंगे और फिर अंदर तक भरना शुरू करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट, फर्स्ट वाला मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर जब आप जो भी आपको सर्कल भरना है उससे आउटलाइन लगा लो, ठीक है, और उसको अंदर भरते रहो, तो वो जो इंक है वो बाहर नहीं निकलेगी। ऑन द अदर हैंड जब आप अंदर से बाहर की तरफ भरना शुरू करोगे तो हाई चांसेस है कि वो सर्कल के बाहर निकल जाए, बहुत शीट खराब हो जाए, हौच पौच हो जाए, तो वो नहीं करना है हमको, ठीक है। उसके अलावा ये सारे हो गई चीज़ें, एंड काम रहना, पेशेंस रहना, बिल्कुल भी घबराना मत, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ देना। और इसमें से आपको इस स्ट्रैटेजी आपको 95 से 100 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे अगर आपने ये सारी चीज़ें अपनाई। दूसरा, बाकी इतना भी लक किसी का ख़राब नहीं होगा कि बाकी जो 50 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन रह गए उसमें आपको तुक्का ही मारना है, ठीक है। तो कोई 50 में से अगर 10 तुक्के भी सही हो जाते हैं तो आराम से आपका 110 मार्क्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको जो एनजाइटी हो रही थी कि यार एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं, पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, पहले से दिमाग में सोच के जाओ कि टफ क्वेश्चन पेपर आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे। तो जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते होंगे ना, वो किसी और को भी नहीं आते होंगे, ऐसा सोच के चलो, ठीक है। तो अगर बहुत टफ होगा तो सबकी कट ऑफ कम जाएगी और आपको आराम से एग्जाम भी क्रैक कर सकते हो अगर आपने थोड़ी सी भी अच्छी खासी पढ़ाई की है और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो। तो एनजाइटी, और कुछ बहुत बच्चे जो
एनजाइटी के मारे या डर के मारे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो। आप ये सोचो ना कि भाई मैंने 95-100 क्वेश्चन ठीक करने हैं, बाकी 50 क्वेश्चन नहीं आते। 50 नहीं आते, 50 बहुत बड़ा नंबर है भाई। 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, तब भी मत घबराना कि यार ये 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे। ये सोचो 50 में से मेरा तुक्का इतना सही होगा कि मेरा 10 से 20 क्वेश्चन तुक्के में सही जाएंगे, तो 30 क्वेश्चन नहीं भी हो, 120 क्वेश्चन आ गए, रैंक 1 ही आ जाएगी आपकी एक तरीके से देखे तो, है ना। सो ये बहुत ही लक खराब है, तो फिर 50 के 50 गलत जा सकते हैं। शॉर्ट स्ट्रैटेजी तो कुछ होती नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि शॉर्ट स्ट्रैटेजी दस ठीक हो ही जाएगा, शॉर्ट कुछ भी नहीं होता। डिपेंड करता है आपका एग्ज़ाम के टाइम पे कैसा मूड है, उसको आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, अपने दिमाग को कितना स्टेबल। आपने सुना कहा ना, जैसे कि लोग बोलते भी हैं कि यार मैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैं ज़्यादा पढ़ के भी नहीं गई थी या ज़्यादा पढ़ के भी नहीं किया था, बस लास्ट के एक हफ्ते में देख लिया था, फिर भी मेरा क्रैक हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। उनका एक अच्छा खासा बेस होता है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का, या वो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो उनका हो भी जाता है। लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टेबल रखते हैं अपना दिमाग, और नहीं आता तो वो ज़्यादा वो नहीं लेते, स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है। प्लस एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एज आई ऑलवेज से। बहुत लोगों के केस में स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, कुछ लोगों के केस में नहीं वर्क करेगी, तो मेरे को आगे ट्रोल मत करना बाद में। मैंने अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बताई जो मैं फॉलो करती हूँ, तो मैं इसलिए मैंने आपको भी बता दिया। और एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल भी मत पढ़ना, कॉपी किताब लेकर मत जाना एग्ज़ाम से पहले, कोई कुछ ध्यान नहीं रहता, अगर दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। 1 घंटा पहले तो बिल्कुल मत पढ़ना, और रात को 6-7 घंटे आराम से सो के जाना। सो यही था छोटी सी स्ट्रैटेजी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आई होप सबका JRF क्लियर हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।